आइए बेहतर संभावनाओं की दिशा में कदमों को देखते हैं। पहला, सामान्य कृषि। दूसरा, संरक्षित खेती। तीसरा, पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र। चौथा, रहने योग्य ग्रह। पहला, सामान्य कृषि। आमतौर पर कृषि में हम उर्वरक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, हार्मोन, प्रकाश और उन्नत मशीनरी का प्रयोग कर रहे हैं। गैस, तरल और पाउडर के रूप में अन्य आपूर्ति, पर भविष्य में हमें अन्य सभी आवश्यकताओं में महारत हासिल करनी होगी, क्योंकि प्राचीन काल में पृथ्वी और पर्यावरण आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें पूरा करने में सक्षम थे। इसलिए पौधे बड़े, तेजी से बढ़ने वाले और लंबे समय तक स्वस्थ रहने वाले थे। इन विषयों पर गहरा अध्ययन उस तरह के पारिस्थितिक तंत्र को फिर से बनाने में मदद कर सकता है, जैसे कि चुंबकीय क्षेत्र, बिजली, कंपन, पवित्र लहरें, भौतिक अनुकूलन, पारिस्थितिकी तंत्र। और इस दिशा में अनुसंधान और विकास से निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होंगे। हर पौधे की प्रजाति और उसकी ज़रूरतों की बेहतर समझ के साथ पूरा प्रोफाइल एक पारिस्थितिकी तंत्र चक्र बनाने में मदद करेगा। विभिन्न आवश्यकताओं और उपचारों से कृषि में क्रांति आएगी। पौधों की वृद्धि और उसके उत्पादन में सुधार किसानों, आपूर्तिकर्ताओं और उपभोक्ताओं के लिए फायदेमंद होगा। इस तकनीक को लंबे समय तक चलने योग्य बनाने के लिए हमें विश्व सामान्य मौसम विनियमों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि तकनीक हमें मौसम को कृत्रिम रूप से नियंत्रित करने में सक्षम बनाती है, लेकिन किसी तरह यह अन्य स्थानों के लिए हानिकारक और विनाशकारी है। मूल रूप से जब हम अपने लाभ के लिए पर्यावरण के एक विशिष्ट क्षेत्र को नियंत्रित करते हैं, तो यह पृथ्वी के पूर्ण पर्यावरण को प्रभावित करता है, क्योंकि हम राष्ट्रीय सीमाओं के नियमों का पालन कर रहे हैं। पर्यावरणीय कारक जैसे हवा, तापमान, पानी, आर्द्रता और अन्य वायुमंडलीय घटक किसी भी सीमा से बंधे नहीं हैं। इसलिए जब कोई राष्ट्र अपने लाभ के लिए विशिष्ट क्षेत्रीय मौसम को बाधित करता है, तो यह पूरे विश्व के मौसम स्थिति को प्रभावित करता है और यह कारण बनता है अनियमित मौसम, पानी की बाढ़, तूफान, ग्लोबल वार्मिंग, समुद्र का स्तर ऊपर आना और वायु का प्रदूषण। इसलिए विनाशकारी स्थितियों को कम करने, सामान्य कृषि चलाने और परिस्थिति तंत्र को स्थिर रखने के लिए विश्व सामान्य मौसम विनियम विकसित किए जाने चाहिए। दूसरा, संरक्षित खेती। संरक्षित खेती की तकनीक में एक छोटे से बहुस्तरीय प्रणाली क्षेत्र में और नियंत्रित वातावरण के साथ खेती करने का आयोजन किया जाता है। पहला, पौधों को धूप की जगह कृत्रिम रोशनी मिलती है। दूसरा, पानी के साथ पोषाहार की आपूर्ति और आवश्यकता के अनुसार कुछ समय मिट्टी में रखते हैं। तीसरा, नियंत्रित पर्यावरण होता है। चौथा, विभिन्न फसलों की खेती के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म होते हैं। पांचवा, विशेष पौधों की प्रजातियों की जरूरत के अनुसार अन्य आवश्यकताएं और कार्य। इस दिशा में अनुसंधान एवं विकास कम लागत पर खाद्य संसाधनों को बढ़ा सकती है, लोगों को श्रमिक, व्यवसायी और इंजीनियर के रूप में रोजगार देती है। संरक्षित खेती अपनाने के बाद बुरे मौसम की स्थिति खेती और निरंतर खाद्य उत्पादन को प्रभावित नहीं कर सकती। मिट्टी के अपक्षरण के माध्यम से खाद की बर्बादी कम हो। कृषि अपशिष्ट प्रदूषकों के कारण समुद्र के जानवरों
और पौधों के साथ साथ भूमि के जानवरों, पौधों, पक्षियों और अन्य जीवों की विविधता पर जोखिम कम होगा। संरक्षित खेती की तकनीकें युद्ध क्षेत्र या तीव्र प्राकृतिक आपदा में भोजन का उत्पादन कर सकती है, जहां हम खुले क्षेत्रों में सामान्य कृषि गतिविधि का प्रयोग नहीं कर सकते। आमतौर पर अगर कोई देश पूरी तरह से भूमि आधारित कृषि से पूरी तरह से संरक्षित खेती तकनीकों अपनाता है तो यह भविष्यवाणियों के अनुसार भोजन की कमी और उच्च खाद्य लागत पैदा कर सकता है। लेकिन अगर हम व्यक्तिगत रूप से या औद्योगिकरण के माध्यम से संरक्षित खेती को धैर्यपूर्वक अपनाते हैं तो यह एक सहज परिवर्तन होगा। संरक्षित खेती पर हमारी निर्भरता प्रकृति को खुद को पुनर्स्थापित करने का समय देगी। यहाँ तक कि मरुस्थलीय क्षेत्रों का भी खेती के लिए उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र। संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र नियंत्रित इंडोर पारिस्थितिकी तंत्र की एक अवधारणा है जिसका उपयोग बाहरी ऊर्जा स्रोतों के साथ किसी भी तरह के संपर्क के बिना कुछ भोजन का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है। मूल रूप से पृथ्वी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतरता बनाए रखने के लिए सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है। प्रकाश के बिना हमारी पृथ्वी का पारिस्थितिकी तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। यहाँ हमारे पास संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के लिए दो प्रमुख तरीके हैं। प्रथम, न्यूनतम ऊर्जा पूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र। यह एक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है जिसे न्यूनतम मात्रा में बाहरी ऊर्जा स्रोत की आवश्यकता होती है। यह सूर्य, अन्य तारा, पदार्थ या ऊर्जा का अन्य रूप जैसा कुछ भी हो सकता है। इसके फायदे, इस तकनीक में खाद्य संसाधनों को विकसित करने के लिए कम क्षेत्र की आवश्यकता होती है और पर्याप्त संसाधनों के साथ इसे समुद्री जल का उपयोग करके मरुस्थलीय क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है। कई देश पहले से ही इस तरह के आवासों की विकसित करने की राह पर हैं। उदाहरण, क्या हम वर्तमान समय की तकनीक से पानी में रह सकते हैं? तो हाँ। प्रथम, सूर्य के प्रकाश या हवा का उपयोग न्यूनतम ऊर्जा स्रोत के रूप में किया जा सकता है। दूसरा, हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित मुख्य ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, तंत्र द्वारा उत्पादित वायु का उपयोग श्वास और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किया जा सकता है। चौथा, हाइड्रोजन ईंधन प्रणाली द्वारा एक सक्रिय पूर्ण जैविक पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा खाद्य उत्पादन को बनाया जा सकता है। पांचवा, जल स्रोत की आवश्यकता को जल हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणाली के उत्पादन से पूरा किया जा सकता है। बेशक यह जटिल है, सरल नहीं, जैसा कि 5 पंक्तियों में दिखाया गया है, लेकिन इसे विकसित किया जा सकता है। इसमें विभिन्न चक्रीय प्रणाली को इकट्ठा करना होगा और इसका उपयोग पृथ्वी के साथ साथ अन्य ग्रहों पर भी किया जा सकता है। फायदे, ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति के मामलों में यह तकनीक मानव सभ्यता को रहने योग्य स्थानों को विकसित करके और खाना खिला सकती है तथा पृथ्वी के अन्य हिस्सों को प्राकृतिक रूप से सभी विविधता को बहाल करने और पनपने देने का मौका मिलेगा। इस तकनीक से हमारे सौर मंडल के अंतरिक्ष में पौधारोपण आसान हो जाएगा। बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि एलियंस की मदद से इंसान पानी के अंदर रह सकेंगे। इसलिए यह संभव है कि हम वास्तव में एलियंस को ढूंढ लेंगे या वे हमें ढूंढ ले। यह संभव है कि उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि में जो देखा वह हमारे द्वारा विकसित रोबोट ही हो, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह एलियन है।